हम लोगों ने रोग परीक्षण के विषय में प्राकृत, जन्म प्रकृति और दोष विकृति को आधार बना करके रोग परीक्षण जो सामान्य रूप से जो की जाती है के ऊपर चर्चा किया। अब हम जाएंगे चरक संहिता इंद्रिय स्थान अध्याय नंबर 1। चरक संहिता इंद्रिय स्थान अध्याय नंबर 1। जो इंद्रिय स्थान है इसमें 12 अध्याय है। इंद्रिय स्थान, इसकी महत्व अगर आपको न समझ में आए तो फिर इंद्रिय स्थान पढ़ने में आपको बहुत बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता। क्या फालतू की बातें लिखा हुआ है, ऐसा होता है क्या, अक्सर हम यही बोलते हैं। लेकिन जब उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आएगा तो लगता है कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है और इसके ऊपर हमने कभी गौर ही नहीं किया। इंद्रिय स्थान की महत्व क्या है? कोई भी आदमी अमर तो है नहीं, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, हर किसी ने मरना है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो इंद्रिय स्थान है वो और ज्यादा महत्व इसीलिए है क्योंकि आजकल जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, कुछ ऐसा कैंसर हो, ऐसे गंभीर रोग जब शरीर में हो जाता है तो हम पराधीन हो जाते हैं, है ना, डॉक्टर के अधीन हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है जैसा वैसा हमें मानना पड़ता है। अब वो पता नहीं क्यों बोल रहा है, जान के बोल रहा है या यूं ही बोल रहा है, तो हाँ जी ही कहना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इंद्रिय स्थान में बताए हुए 12 अध्याय की जो बातें हैं, ये अगर आपको एकदम बढ़िया पता है तो डॉक्टर के उन बातों को आप हाँ जी नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसे कैसे। एग्जाम्पल, किसी को हो गया कैंसर, डॉक्टर ने कहा कि भैया आप 7 दिन के अंदर मर जाओगे। डॉक्टर ने कह दिया 7 दिन में मर जाओगे, लेकिन उसके शरीर में 7 दिन के बाद अगर मरना होगा तो मृत्यु से पहले शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आता है। जो भी मरने वाला होता है ना, उसके शरीर में, मन में कुछ कुछ बदलाव आता है और उस बदलाव को हम पहचानते नहीं हैं। तो अगर ये पड़ा हुआ है तो वो बदलाव को देखो, समझो कि भाई वो बदलाव उसमें दिख रहा है या नहीं। कोई बदलाव नहीं। इंद्रिय स्थान में बताए हुए जो विषय, जो बातें हैं, शरीर और मन की जो परिवर्तनशील जो व्यवस्था, जो शरीर की जो विकृतियां हैं, वो उनमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर अगर बोल रहा है तो डॉक्टर के बातों को यकीन नहीं करना है। किसी अच्छे आयुर्वेदा या कोई एलोपैथ में भी अच्छे डॉक्टर होगा तो उधर लेके जाना है। क्या हमारे आसपास में ऐसे कैंसर के बहुत सारे लोग बेचारे दिन गिन के बैठ जाते हैं। भाई 20 दिन में डॉक्टर ने बोला है, एक दिन तो निकल गया, 19 दिन है। अब वो बताओ कि उस पेशेंट के मन में क्या बीतता होगा जिसको डॉक्टर ने कह दिया। तो ऐसे परिस्थिति में आयुर्वेद के पास अगर वो पेशेंट आता है कि सर फलाने डॉक्टर ने तो कहा है कि भाई आप जो है 20 दिन में मर जाओगे, एक दिन निकल गया, आप मेरा तो सिर्फ 19 ही दिन बचा, तो आप बताओ कि आपके पास कुछ है क्या ऐसा। तो हम कहेंगे भैया हमारे पास सबसे पहले इंद्रिय स्थान है, तो बुक को खोलना है और उसके वो सारी चीजें हमें पता लगाना है कि उसके शरीर में वो तमाम चीजें दिख रहा है क्या जो यहाँ बताया है। तो देखिए जरा, मैं अभी ब्रीफली बता रहा हूँ, ये 12 अध्याय की मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको सूत्र दिखाते हुए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें फिर बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखा हुआ है, उसको आप अपने एंड से पढ़ लेना। अभी मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूँ। पहले नंबर में मृत्यु सूचक, जो शरीर में कोई आदमी मरने वाला होता है तो उसके पहले नंबर में वर्ण, उसके वर्ण में कुछ परिवर्तन आएगा। तो हमें क्या देखना है, कोई आदमी ऐसा आ गया, डॉक्टर ने बोला 7 दिन में मरने वाला हूँ,
कैंसर हो गया है या तमाम कोई भी जो दूसरे रोग, तो बदलाव किस में आएगा? पहले नंबर में उसके वर्ण में आएगा, दूसरे नंबर में उसके स्वर में यानी उसके आवाज में आएगा, तीसरे में आएगा उसके शरीर की गंध में, गंध उसके स्मेल में आएगा, फिर आएगा उसके शरीर के रस में। नोट करते जाइएगा, और मैं आपको मोटा मोटी बता देता, तो पूरा 12 अध्याय का सारांश में थोड़ा नोट करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही जब मुझे इसके इस महत्व के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने इसको मोटा मोटी नोट करके रखा हुआ है। रस हो गया, रस के बारे में पता करना है हमें, रस में बदलाव आएगा, फिर आएगा उसका स्पर्श में, उसको छूने पर कुछ अलग आपको महसूस होगा। ये लगभग वर्ण, स्वर, गंध, रस और स्पर्श, ये विशेष करके पूरे इंद्रिय स्थान में इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। एक एक करके प्रत्येक वर्ण के ऊपर एक अध्याय, स्वर के ऊपर एक अध्याय, ऐसे करके सभी में इसको विभाजन किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा शरीर जो है ना, एक तो पुरुषाकृत भाव होता है और पुरुष आकृत भाव, पुरुष अनाश्रित भाव होता है। इसका मतलब क्या है? पुरुष अनाश्रित भाव में आता है, जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि डॉक्टर बहुत दूर होते थे और वो ऐसे करके कंधे में, क्या बोलते हैं उसको, कंधे में ना ऐसा करके डोली, क्या बोलते हैं उसको, उसमें रख करके रोगी को लेके जाते थे। बहुत पता नहीं कितने घंटे तक वहां पर पहुंचना है। उसके बाद मतलब पहले पहले तो जो ये चिकित्सा है, बड़े बड़े राजघराने, राजे महाराजा जो है, इन्हीं के ही हाथ तक सीमित था जी, इनकी पहुंच तक सीमित था। जो सर्वसामान्य जो व्यक्ति थे वहां तक सीमित था ही नहीं जी चिकित्सा। तो कितने सारे लोग, किसी को बुखार आके, किसी को खांसी आके, किसी को कुछ छोटे छोटी समस्याओं में ही लोग मर जाते थे। अभी पेंडेमिक कोविड जो हुआ, ये कोविड कोविड में बंदे मर तो गए, लेकिन बहुत सारे लोग बच भी गए, सारे लोग बच गए, बहुत सारे, कुछ ही लोग मरे हैं इसमें। अगर यही पेंडेमिक, ये कोविड अगर उस समय आया होता, आज से 400 500 1000 2000 साल पहले अगर यही चीज हुआ होता, तो आधा दुनिया सखाप था, क्योंकि तब कोई ऐसी व्यवस्था ही थी चिकित्सा, तब ऐसी कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। अभी तो जगह जगह डॉक्टर है, जगह जगह हॉस्पिटल है, बहुत सारी ट्रीटमेंट की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आयुर्वेद ने भी बहुत तरक्की किया है और एलोपैथ ने भी बहुत अच्छा इसने जो है तरक्की किया है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो वो आज के जमाने में है बच्चे। तो उस समय में क्या होता था, राजा जो है बीमार हो गया और राजा ने एक दूध भेजा डॉक्टर के पास। डॉक्टर यानी उस समय तो वैद्य ही हुआ करते थे, जो वैद्य है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, पुरुष अनाश्रित भाव बोलते इस व्यवस्था को। अब वो वैद्य के पास वो दूत आ रहा है, दूत आते वक्त वैद्य के पास जब गया, नमस्कार किया, तो कोयल कहाँ से बोल रहा है, कौवा कहाँ बैठ करके बोल रहा है। तो ये जो आप लोगों ने कहानी सुने होंगे, सूखे हुए डाली में अगर कोई कौवा आकर के बोलता है बैठ करके, तो उसको अशुभ मानते हैं। और किस प्रकार के वनस्पति के ऊपर बैठा हुआ है वो कौवा, वो कैसे बोल रहा है। पहले पहले आप लोगों ने ये भी सुने होंगे कि रास्ते में चलते वक्त अगर कोई लेडीज, क्योंकि पहले तो भैया वो जो होता है ना बाल्टी में, गागरी बोलते हैं, उस गागरी में लोग जो लेडीज है दूर से पानी लेके आती थी, वो पानी लेकर के छलकते हुए वो आई और कोई बंदा जा रहा है रास्ते में तो उसको मानते थे सुबह। और वो खाली गागरी को लेकर के जा रही है, कोई आदमी आ रहा है, तो खाली गागरी को देखना क्या होता था, अशुभ होता था। तो ऐसे सारे चीज, ये क्या है, ये पुरुष अनाश्रित भाव है। ये दूध कैसे आ रहा है, किसको देखते आ रहा है, सबसे पहले किसको, इसीलिए वो वहीं पर वो कॉन्सेप्ट है, सिर में कहाँ पर हाथ रख के वो व्यक्ति बोल रहा है। जब हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं वो तो ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन आज के समय में इनकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं है ही। वो व्यक्ति जब बोलता है तो कहाँ हाथ रखता है, सिर में रखता है, आंख में रखता है बोलते वक्त। ज्योतिष में भी ये बातें बहुत है स्पष्ट रूप से, मुंह में हाथ रख के बोल रहा है तो उसका ये फल होगा।
नाक में रख के बोल रहा है तो उसका परिणाम ये होगा। तो ये सारी बातें जो है उस समय डेवलप किया गया था, क्योंकि उस समय आज के जमाने की तरह कोई चीजें तो इतनी डेवलप तो थी नहीं। तो ये सारे अनाश्रित भाव है। मार्ग विषय को प्रश्न, मतलब रास्ते में कैसे कैसे किस तरह से आया, तमाम बातें। तो वो रोगी के विषय में वो वैद्य के पास आया, वैद्य बोलता था कि भैया ऐसा है, आप आए, कौवा आया उस तरह के सूखे हुए डाली में बैठा और कौं कौं कर रहा है, उसके जो है कुत्ते कुत्ते का रोना, ऐसे बहुत सारे। आप लोग बताइए जरा, कितनों को ऐसी चीजें पता है? जैसे कुत्ते बोलते हैं, कुत्ते रोते हैं बेसिकली रात में, तो हम बोलते थे, या हमारे दादी जो है बोला करती थी कि भैया कुत्ता रो रहा है, आज कुछ तो घर में अशुभ होगा। और भी ऐसे बहुत सारे, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। आप लोगों को पता है तो बताइए जरा। आप लोगों को भी तो गांव घरों में ऐसा होता होगा ना, बताइए जरा किस किस को पता है। हमारे आनंद छेत्री जी को बहुत पता होगा ऐसी बातें, हमारे पहले पहले होता था। तो ये सभी क्या है? पुरुष अनाश्रित भाव है। जी जी, होता है, पता हाँ, है। तो ये अनाश्रित भाव है। तो वहां से भी हम डायग्नोस कर पाते थे पहले जमाने में कि भाई वो व्यक्ति अब जिएगा या नहीं जिएगा, उसके रोग को हम ठीक कर सकते थे। ऐसे ही चीजों यहाँ को पर तो यहाँ पर तो अभी भी होता है। हाँ, अभी भी वो होता है। चलन जी जी, वो चलन है अभी यहाँ, अभी हाँ, भी है। कई जगह है ऐसे चलन। और जी जी जी। गाय जो है, गाय के बछड़ा वाली गाय आए रास्ते में चलते हुए तो वो शुभ मानते थे। और दूध न देने वाली सूखी हुई, जिसका सींग है नहीं, जिसका पूंछ नहीं है, जो 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 लंगड़ी गाय है, ऐसे रास्ते में अगर चलती हुई, मतलब वो दूध आ रहा है, उसने वो चीज देखा तो उसको अच्छा नहीं मानते थे, यानी वैद्य उसको कहते थे कि नहीं, उसको हम बचा नहीं सकते उसके बात सुन करके, क्योंकि ये अशुभ लक्षण है, अशुभ चिन्ह है ये सारे। तो ये हो गया अनाश्रित भाव। और आश्रित भाव क्या है? उस व्यक्ति की छाया। जैसे आपको पता है ये चीज तो श्रीमद् भागवत में और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब मरने वाला होगा, इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है, तो उस व्यक्ति के जो छाया है, वो छाया छिद्र होता है, छिद्र से युक्त होता है, उसमें छेद होते हैं छाया में। अभी हम चलते तो हमारा छाया कैसा होता है? छिद्र होता है क्या उसमें? नहीं होता है। प्रतिभा जी देख के एक बार जरा लाइट जला के देखो, छिद्र नहीं होता है ना अभी। लेकिन आप अगर 24 घंटे के बाद मरने वाले होंगे तो अभी आपके छाया में छिद्र दिखेगा। लेकिन ये है कि हम उसको वो चीजें भूल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई, अंतिम अवस्था में जब राम के नाम लो तो वो व्यक्ति तर जाता है, लेकिन मृत्यु का समय में वो आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीजें, वो दुनियादारी, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरे बैंक का लॉकर लॉकर, मेरा ये इतना संपत्ति उधर है, आजा भैया जल्दी साइन करा देता हूँ, ये मेरा इधर प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, वह उसी में उसका दिमाग निकल जाता है, तुरंत वो मर जाता है। वो कहेगा राम ना कृष्ण, सब भूल जाता है। ये माया मोह जवनी का ऐसे बोलते हैं। ये सारे क्या है? ये भगवान का माया है। जिस आदमी ने कभी भी धर्म कर्म नहीं किया, भक्ति नहीं किया, भगवत नाम उच्चारण नहीं किया, वो आदमी उस समय भी जब करना चाहिए, अने जहाँ आवश्यकता है वहां नहीं हो पाता। तो छाया, देखो यहाँ पर भी पुरुषाश्रित भाव में हाँ, तो मैं बोलता हूँ, छाया मुझे भी अपनी एक मेरे साथ छेत्री काम जी है, ऑडियो को मेरा बंद करिए जरा। 2 मिनट वेट करो। शरीर की छाया हाँ, और बना। चेहरे की प्रवाह। मरने वाले आदमी का जो चेहरा है वो लाइट नहीं होता, कांति उसका खत्म हो जाती है, वर्ण वर्ण खत्म हो जाता है, आवाज आवाज खत्म हो जाती है। ये सारे प्रकृत भाव हैं। तो इसमें विकृति जब आ जाती है तो भी ये सारी चीजें होता है। प्राकृत वर्ण में ब्लैकनेस दिखना शुरू होता है, स्किन में कालापन आना शुरू हो जाता है, या कहीं कहीं स्किन का कलर एकदम व्हाइटनेस हो जाता है, सफेद सा हो जाता है। तो ये सारी चीजें, या वैकृत वर्ण के संदर्भ में इंद्रिय स्थान अध्याय नंबर 1 वर्ण सूर्य इंद्रिय स्थान में बताया हुआ है कि देखो जरा, आपका जो कलर है, जो वर्ण विकृति हमने जो बताया था, तो वर्ण में कभी नीला, कभी काला, कभी ताम्र वर्ण, ये बताया है। मरने वाला आदमी का जो वर्ण है ताम्र, कभी कोई हरा हो जाता है एकदम, कभी कोई एकदम सफेद हो जाता है। तो ये जो डिस्कलरेशन जो है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है ना। तो इसी प्रकार से मन में होने वाली ग्लानि, ग्लानि हो गया, हर्ष यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना,
शरीर में ड्राइनेस होना, बहुत ज़्यादा स्नेह यानी ऑयली शरीर हो जाना अचानक। पहले तो बहुत ड्राइनेस था, ड्राई बॉडी था, अभी एकदम स्नेह से युक्त होने लग गया। या उसके मुख में, मुख की अरिष्टता, उसके कोई आदमी बहुत दुखी होगा ना, मन से बड़ा उदास होगा, पीड़ित होगा, आपके पास आएगा, तो हम उसको उसके चेहरे, उसके आंखों की वो जो क्वालिटी है, उसके मुंह, उसके फेस की जो खिन्नता है, वो उसको छुपा ही नहीं सकता। छुपा सकता है क्या? कोई दुखी आदमी है मन से और आपके पास आया है, तो उसके उस फेस का जो क्वालिटी है, कैसे मुरझाया हुआ चेहरा है, कैसा लटका हुआ उसका मुंह है, कैसा कांतिहीन उसकी फेस है, इससे पता चल जाता है कि वो आदमी कितना दुखी है, क्या है। और जो गंभीर और जो बड़ा सुखी होता है, प्रसन्न होता है, बहुत खुश है, उस आदमी के चेहरे में जो प्रवाह होता है, जो आवा होता है, वहां से पता चल जाता है। तो ये जो इंद्रिय स्थान है, न केवल मरने वाले, हालांकि इंद्रिय स्थान का संबंध मृत्यु से संबंधित उन सूचनाओं को जानने के लिए ये है, लेकिन अब इस इंद्रिय स्थान का मेन मकसद बहुत सारे है। पहला मकसद क्या है कि कोई आदमी आपके पास आया, बोलता मेरे को फलाना समस्या है, लेकिन इंद्रिय स्थान में बताए हुए वो जो सारे अशुभता है, उसके आंखों की, नाक के, मुंह के, फेस के, शरीर के स्किन का, ये सारा आपको एकदम अलग लग रहा है, एकदम अलग लग रहा है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो है ठीक किया जाने वाला नहीं है, मतलब ठीक होने वाला है ही नहीं है, इसको हम बचा नहीं सकते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो जिसको अब ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसको आप बचा नहीं सकते, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसे पेशेंट को हाथ लगाना क्यों? क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को वो नहीं करते, है ना। बच्चे जो है अभी सोशल साइड में आ रहा है ना कि माँ बाप गुजरात के थे, पता नहीं कहाँ, आगरा के साइड में वो कहीं चले गए, बेचारे बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई। 3 लड़कियां, तीनों टीचर है, लेकिन वो दाह संस्कार के लिए जा नहीं रही है। मोबाइल में वीडियो कॉल करके बेचारा उन्होंने दिखाया, वो कह रही है कि भैया जल्दी करो, फटाफट करो, मुझे नहाना है, भोजन खाना पकाना है, फिर स्कूल जाना है। तेरी ऐसी तैसी। तो ऐसा जमाना ठीक। है अब, माँ बाप को भी बच्चे, वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था सर उन्हें। हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ था सर उन्हें। हाँ, पहले से छोड़ा हुआ था। अब देखो कितनी वृद्धाश्रम ताजुब का। की बात है कि यार चलो, महिपत श्री चौहान वृद्धाश्रम हैं? चलाते हैं। हाँ, तो अब देखो ना, पैसे चलाते हैं अब वो। ऐसा जमाना है, अब ऐसे लोग आपके पास आए और आपने देखा कि ये तो बिल्कुल मृत्यु सूचक की सारा सिम्टम्स दिख रहा है बॉडी में, उसकी आवाज वैसी, उसकी आंखें वैसी, उसके मुंह वैसी, उसकी जीभ वैसा, शरीर का वो सारी बातें दिखा रहा है जो इंद्रिय स्थान में बताए। फिर भी आप कृपा करते हुए, अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, कभी कभी आदमी ना उस भाव में बह जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात, अगला रोता गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है, और बाद में आपने उसको छेड़ा, कुछ भी दवाई दिया और वो मर गया दूसरे दिन, तो समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, जीवन में पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी का दवाई दिया, मैंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, आज से 10-15 साल पहले शायद दवाई दिया। यहाँ से वो मेरे पास भी आए नहीं, कुछ कुछ सिम्टम्स पूछा, मैंने भेज दिया दवाई। तब उतना नॉलेज भी नहीं था, धीरे धीरे सीख ही रहा था, आज से 15 साल पहले की बात। दवाई मैंने यहाँ से भेजा, दवाई उसके पास, मतलब पोस्ट ऑफिस में तो पहुँच गया, पोस्टमैन ने उसको फ़ोन किया, लेकिन वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। दवाई लेके आए, घर पे दवाई लेके आए, जैसे ही बंदा घर पे दवाई लेके आया, वो बंदा मर गया। मान लो उसने वो दवाई 1 चम्मच या आधा चम्मच, 1 चुटकी चटाया होता, तब मेरा क्या होता? वो बख्शता मेरे को? अच्छा, आप यकीन नहीं करोगे, वो पहला ही केस था जिसको मैंने फर्स्ट बार, पहले हमारे गुरुजी जो थे वो करते रहते थे, मैं तो सामने बैठ करके उनकी सेवा करना और सारी चीज़ें उनके गुरुजी भी एक्सपायर हो गए, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, बहुत सारी जगह में गया। अब वो तो बहुत कॉन्फिडेंट, उनको तब तो गुरुजी के रहते हुए तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायग्नोसिस करना, नाड़ी देखना, सब कुछ तो मैंने उनसे सीखा है। लेकिन फिर भी देखो ना, अब जब अचानक मेरे गुरुजी पूरे हो गए, फिर मुझे जब बैठना पड़ा यहाँ पर,
तो अब अचानक तो कैसे करता, अब उनकी नज़रिया और हमारी तो है नहीं, मैं तो नया-नया ही। तो फिर मैं कई जगह गया, कुछ-कुछ सीखा मैंने, क्योंकि शास्त्र तो मैं पहले से पढ़ा हुआ ही था, क्या चरक सुश्रुत आदि। तो बेशक मैं बीए में से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी की सेवा कर करके सारी चीज़ें फिर अब गुरुजी कहते थे कि बेटा तू यहाँ कर, तेरा कुछ काम नहीं है, तू भाई उसको पढ़ते रहे, चरक संहिता। अब मैं पेपर देने के लिए, आचार्य के पेपर देने के लिए जा रहा हूँ, फिलोसफी साहित्य से मैं आचार्य हूँ, संस्कृत साहित्य। और पेपर देने के लिए वो, और पढ़ने के लिए मुझे ये चरक संहिता, चरक संहिता मुझे ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलते थे, जबकि दूसरे शास्त्र ज़्यादा बोरिंग वाला है ये। अष्टांग हृदय, सुश्रुत और ये हमारा सारे ग्रंथ से चरक संहिता, पहले बार जब आप बगैर किसी गुरु के अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपको मज़ा नहीं आता। अष्टांग हृदय मतलब थोड़ा चुटकिला टाइप का है ना, अष्टांग हृदय, फलाना रोग है ये, मतलब उसको शॉर्टकट बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। लेकिन चरक में तो एक फिलोसफी टाइप का है चरक, तो है ना। तो लेकिन फिर भी कहते नहीं, जो समझ में आया पढ़, नहीं आया पढ़, जो है करते करते पहले पेशेंट को दवाई दिया पहले। लेकिन देखो भगवान की कितनी मेहरबानी कि पेशेंट के मुंह में दवाई नहीं पहुंचा, बंदा मर गया। और इतनी मतलब मेरे को, अब क्या बताऊं, शांति कहूं या क्या कहूं मैं इतना डर गया उसके, हे भगवान अच्छा हुआ आप 1 घंटे पहले पहुंच गए, चले गए, नहीं तो फिर तुमने मेरा कर देना था काम। तो ये सारे चीजें, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा दवाई एक चुटकी मुंह में डालने के बाद वो तो जाने ही वाला था जी, लेकिन उन्होंने मुझे बख्शना नहीं था। फिर कानूनी कार्रवाइयाँ, दुनिया भर की चीज़ें फिर होनी थी, बहुत सारी चीज़ें। फिर आपके पास एमडी है या डबल एमडी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फिर वहाँ पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको फिर काम हो जाना था। इसीलिए एक चीज़ लेकर के चलो, कभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट अपने फैमिली के लोगों को नहीं करना है, तो 100% नहीं करना है, क्योंकि आपकी बदनामी का पहला बीज आपके ही फैमिली के लोगों से हो सकता है। बच के चलो, आपके चाचा ताऊ नाना नानी दादा दादी या जो भी आपके घर से बाहर है, जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गए, उनके कोई फैमिली के मौसा मौसी, जीजा जीजी, ये वो जो आपके घर में जो नहीं है, जो आपके घर में है उनको तो आप कर सकते हो, वो फैमिली की बात है। लेकिन उनको कभी भी आपने एक बूंद आयुर्वेदिक दवाई नहीं देना है, चाहे जो भी हो, नहीं देना भैया। क्योंकि आपकी अगर अच्छा होगा तो उन्होंने कभी पैसे भी नहीं देना आपको, उनसे आप पैसे भी अगर लेना भी है तो कैसे लोगे, अब दवाइयाँ बहुत महंगी है, पैसे भी उन्होंने देना नहीं है, और जरा सा समस्या मतलब दवाई काम नहीं भी किया तो भी दिक्कत है। वो सारे परिवार वालों को बोलेंगे हाँ जी उसने क्या खड़िया पलटने है वो दुनिया भर। इसीलिए 2 सूत्र लेके चलना है, चिकित्सक हो सख्त बनना है, अच्छा पैसे लेना है, डायग्नोसिस प्रॉपर करना है, ठीक किया जा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर आप क्यों बोलते हो ऐसे कि उसको ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भैया। जब हमारा ग्रंथ बोल रहा है यहाँ पर कि अगर ऐसा अरिष्ट सूचक है तो उसको नमस्कार करो, दूर से नमस्कार कर दो, भेज दो। एक मेरा पुराना स्टूडेंट को मैंने नाड़ी सिखाया, राजस्थान में है वो, मैं उनके पास गया, वो बंदा इतना मतलब उसकी वो चीज़ें इतना अच्छा लगा। उसके पास पेशेंट आते जहाँ उसको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या जहाँ उसको लगता है कि ठीक नहीं किया जा सकता, क्यों हमारे पास तो वही लोग आएंगे जो 36 जगह एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा दिखा करके तंग होकर के बाद में आते। तो जहाँ नहीं हो सकता ठीक, उसको कहते नमस्कार भैया मेरे से नहीं होगा, आप किसी और के पास जाओ, तो इज्जत अपनी बनी रहती है ना। नहीं तो पैसे कमाने के चक्कर में आपने उससे लिया 200 रुपये, बाद में लाखों निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पहले नंबर में अपने फैमिली के लोगों को, अपने घर के बाहर जो है उनको दवाई नहीं देना है, उनको कोई सुझाव भी नहीं देना है, हंसी के पात्र बनोगे पहली बात। दूसरे नंबर में यह जो अरिष्ट सूचक इंद्रिय स्थान में जो बताया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जो सामने आया है उसमें ये अगर अरिष्ट सूचक दिखता है तो उसको हमें चिकित्सा नहीं करना है।
अगर कोई पेशेंट को कैंसर जैसे कोई ऐसी चीजें डॉक्टर ने कह दिया कि इतने दिन में तुम मरोगे, तो इंद्रिय स्थान वहां आपको काम में आएगा कि भैया इतने दिन में मरने वाले लक्षण तो यहाँ आपके शरीर में, मन में, आपके चेहरे में तो दिख नहीं रहा है। उस आप चिकित्सा जानते हो तो उसको कहो कि भैया उन्होंने तो कहा है, हम करते हैं। हाँ, हमारे शास्त्र बोलता है कि वो जो सिम्टम्स है आप में नहीं दिखता। उन्होंने 21 दिन कहा है, हम अपने हिसाब से आपका लक्षण, पूर्व रूप, आपकी प्रकृति, दोष, विकृति आदियों को ध्यान में रख करके हम बढ़िया आपको ट्रीटमेंट कर देंगे। ये हमारा शास्त्र बोलता है। अरिष्ट लक्षण आप में नहीं है तो ऐसे पेशेंट बच भी जाते हैं, क्योंकि है ही नहीं अरिष्ट लक्षण। क्योंकि अब वो डॉक्टर ने कह दिया, अब उसमें अरिष्ट लक्षण तो है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया भैया 7 दिन में मरोगे। वो बंदा गिन रहा है हर सेकंड माला लेकर के, हे भगवान इतना मिनट निकल गया, अब इतना ही बच गया। उसके तो इंद्रिय स्थान, पूरा शरीर की इंद्रिय खत्म। वो सोच सोच करके बंदा पागल हो जाएगा और मन में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, और बंदा वो बेचारा उसके डॉक्टर के उन बातों को कहने से वो आदमी मर जाएगा, उतना सोच सोच करके। लेकिन बेसिकली अगर इंद्रिय स्थान में बताई हुई बातें उसमें ऐसी नहीं है तो उसको हमें बताना है कि भैया ऐसा हमारे यहाँ जो है वो चीजें आपके यहाँ दिख नहीं रहा है। इंद्रिय स्थान अध्ययन नंबर 2 में एक चीज यहाँ बहुत महत्व का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी ग्रंथ का सारांश बता रहा हूँ, सूत्र नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर गंध, जैसे क्या क्या है, गंध वर्ण हो गया, स्वर में जो आवाज जो है पेशेंट का, आवाज से भी हम कई प्रकार के मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके आवाज से भी, अरिष्ट आवाज जो है, जैसे किसी का गधे जैसे आवाज है ना, उसकी स्वर एकदम बदल जाएगा, ये तमाम बातें। अब ये जो रसाधिकार में सॉरी गंधाधिकार में अध्याय नंबर 2 में, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसका महत्व आप लोगों को बचाने के लिए है कि चिकित्सा करते वक्त, देखो मैं आपको यहाँ पर इसको निकालते चली अध्याय नंबर 1 में, क्योंकि ये बात ना आपको बढ़िया समझ में आना चाहिए। अगर अभी फटाफट निकला, देखिए क्या लिखा हुआ है। चिकित्सा करते वक्त व्यक्ति की आयु की परीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयु शेष रहने पर ही चिकित्सा फलवती होती है। देखो जरा अध्याय नंबर 1, स्वर्ण वर्ण स्वरीय इंद्रियम व्याख्या श्यामा में, जो व्यक्ति गतायु होता है उसकी चिकित्सा में सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि साध्य रोग की ही चिकित्सा आयुर्वेद ने बताया है। जो चिकित्सा हम कर सकते, ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसा रोग जिसको ठीक किया जा सकता है, उसी रोग की चिकित्सा करना है। जिसको नहीं ठीक किया जा सकता है, या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक नहीं किया जा सकता है, उसके परिणाम क्या है, मतलब उसका कैसे पहचाने कि ये ठीक हो सकता है नहीं, वो नहीं ठीक हो सकता है जिसको आप, जिसकी संप्राप्ति आप नहीं बना सकते। क्या? जिसको आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर रहे हो। आपके पास एक पेशेंट आया, बोलता है ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, यार इसको बेसिकली है क्या चीज। ये ना तो पांडु में आ रहा है, ना ये अपस्मार में आ रहा है, ना तो ये न, कुछ में आ रहा है, ग्रहणी में आ रहा है, इसमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है आपको। उसके संप्राप्ति आप बना ही नहीं पा रहे हो, यानी जो पैथोजेनेसिस उसका जो तैयार होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है आपसे। इसका मतलब क्या है, ये ठीक नहीं हो सकता। किसी और से हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपसे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जिसका जड़ आपको मालूम नहीं पड़ रहा, जिसके सिर आपको नहीं पता चल रहा है, तो कहाँ आप दवाई दोगे, क्या दोगे? तो ऐसे लोगों को छेड़ने से बेहतर है उसको इग्नोर कर दो। जो चीज, जो रोग आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आपके मतलब का नहीं है। कुछ भी टैबलेट या चूर्ण देने से कोई फर्क पड़ता है क्या? उसमें नहीं। कोई भी रोग तभी ठीक हो सकता है जब उसका जो हम लोगों ने निदान पंचक में जो हमने 5 जो चीजें बताया था, उसके पूर्व रूप, उसका हेतु, ये 5 चीजें एकदम याद रखना है। ये 5 चीजें आपको पता चलनी चाहिए हर पेशेंट में। उसका हेतु, हेतु पता होना चाहिए, हो गया। पूर्व रूप, रोग का पूर्व रूप आपको पहले ही पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया रूप, रूप यानी सिम्टम्स, अभी जो दिख रहा है, पहले क्या था और अभी। जैसे आपको बताओ सर, मेरे को आज से, जैसे अभी एक पेशेंट थी,
मैंने आपको कल भी उसके बारे में, उसको आज से 10-15 साल पहले वो पानी में डूब गई थी। आधा घंटे पता चला वो लड़की छोटी सी बच्ची थी पानी में डूब गई, आधा घंटे तक पानी में डूब गई, पूरा शरीर नीला हो गया, पानी के ऊपर तैर रही थी, कहते हैं आधा घंटे के बाद पता चला। उठा करके डॉक्टर के पास लेके चले गए, डॉक्टर ने कुछ कुछ किया, ठीक हो गया। उस समय बच्ची खेलना कूदना शुरू कर दी। 15 साल के बाद उसको दौरा आया। अब वो दौरा एमआरआई करते कुछ नहीं दिख रहा है, ये करते नहीं दिख रहा है, लेकिन पूर्व रूप क्या है, वो पानी में गिर गई थी, ये आगंतुक उस समय था। उसके वजह से अब उसकी हम चिकित्सा किसकी करेंगे? चिकित्सा हम करेंगे भैया ज्वर की, ज्वर की चिकित्सा वहां हम करेंगे। पानी में गिर गई थी, शरीर पूरा उसका नीला हो गया था। उसके बाद उसको बुखार आया था। ज्वर की चिकित्सा पानी में गिरने से ही ज्वर हम नहीं मानेंगे। ज्वर की चिकित्सा इसीलिए क्योंकि पानी में गिरी, डॉक्टर के पास लेके चले गए, वो बच्चा जो है वो उस समय उसको खूब शरीर जो है गर्म हो रहा था, बुखार आ गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कुछ कुछ किया, घर में लेके आए, उसको बुखार आ ही रहा है, लेकिन फिर भी बच्ची जो है खेलना कूदना तो शुरू किया, चलो मरी तो नहीं, बच गई, लेकिन कई दिन तक उसको बुखार आता रहा, कुछ 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 करते रहे, बच्ची बच गई। तो क्या हो गया, बुखार था उस समय और लंबा बुखार था और सिर में चढ़ गया, जो भी हो गया, अभी उसको मिर्गी आ गया। अब आप चाहे मिर्गी के जितना मर्जी दवाइयां दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्वर ही उसका पूर्व रूप है। तो अब यहाँ क्या है, पूर्व रूप उसका ज्वर है, हेतु क्या है, पानी में डूबना। जब भी कभी वो पानी से नहाती है, सिर में कोई ऐसे जैसे नारियल तेल लगाती है, पानी एक बार वो जो है टूटी में पानी मुंह से खींच रही थी, तुरंत वो गिर गई। तो ये सारी चीजें क्या है, हेतु और पूर्व रूप। उसके बाद क्या क्या है, हेतु, पूर्व रूप, रूप यानी उसका सिम्टम्स, अभी किस तरह का सिम्टम्स है, ये 3 चीज हो गया। चौथा क्या है बताइए, चौथा क्या है उपसय और संक्षेप में? हाँ, उपसय और संप्राप्ति। उपसय का मतलब होता है कि क्या चीज खाने से उसको अच्छा लगता है और क्या चीज खाने से उसको बुरा लगता है। जैसे वो लड़की बोलती है, कभी मैं जब एग खाती हूँ तो मेरे को दौरा आता है, चिकन खाती हूँ तो मेरे को दौरा आता है। तो एग और चिकन क्या है, रुक्ष है, रुक्ष शीत है। एग क्या है, रुक्ष शीत, चिकन क्या है, रुक्ष शीत। तो ये किसको बढ़ाता है, वायु को बढ़ाता है। तो उपसय से हमें पता चल रहा है ना कि शरीर में वायु, कोई भी पैकेटेड चीजें खा रही है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ऐसे चीजें खाने से, और पता नहीं दूसरे भी कुछ कह रही थी वो, पता नहीं क्या क्या चीजें खाने से भी उसको, मतलब रुक्ष शीत खाने से उसको हो रहा है। तो रुक्ष शीत किसमें है, वायु में है। तो अभी हमें चिकित्सा का हमारा आधार क्या है, वायु। तो संप्राप्ति बाद में हो गया है ना, चौथे नंबर में उपसय हो गया और एंड में संप्राप्ति हो गया। अब संप्राप्ति का मतलब क्या है, फलाने फलाने उस तरह से पानी में गिरी, पानी में गिरने से पानी अंदर गया, वो पानी जो है लंग्स में गया, क्योंकि लंग्स जो है वो प्राणवाह स्रोत का उद्गम स्थान है। उस प्राणवाह स्रोत में कफ ने आवरण किया, पानी करने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, उसको दौरा आ गया, क्योंकि शरीर में जल है, अनवांटेड उस तरह के गंदा पानी अंदर चला गया, तो ये आम हो गया, इसीलिए उसको बार बार बुखार आ रहा है। बुखार का उद्गम स्थान कौन है, किधर है बताइए जरा, बुखार का उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान, प्रकट होने वाले स्थान शरीर में किधर है, आमाशय में। आमाशय, बिल्कुल। तो आमाशय जो है, और लंग्स हमारा कहाँ पर है, चेस्ट, चेस्ट किधर है, चेस्ट, चेस्ट में। आमाशय पक्वाशय है, इस तो कॉप में आ गया ना, अरे भैया वो आमाशय है या पक्वाशय है, वो तो हिसाब से हे भगवान, आमाशय नहीं है। आमाशय। आमाशय का मतलब होता है नाभि से ऊपर जितने भी अर्गन है सब आमाशय है, मतलब हमारे चेस्ट से अग्नि स्थान से ऊपर सारे आमाशय है, ऊपर के जितने अर्गन है सब आमाशय है, और उसके नीचे सारे ही पक्वाशय है। तो आमाशय बाबा कौन है, ज्वर है। और जो जो पानी कहाँ चला गया, लंग्स में, और लंग्स जो है ऑक्सीजन का उद्गम स्थान है। उद्गम मतलब प्रारंभ तो हृदय से होता है, लेकिन ऑक्सीजन स्टोर होता है लंग्स में। तो वो क्या हो गया होगा, कफ का आवरण हो गया, जल पानी जो है अनवांटेड उस तरह के गंदा पानी अंदर गया, उसने कफ का आम का उत्पादन किया, ऑक्सीजन नहीं जा पाया, तो ब्रेन में ऑक्सीजन न जाने की वजह से उसको दौरा आ गया,
फिर बाद में ज्वर की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अंदर गया गंदा। आम की उत्पत्ति हुई तो ज्वर हुआ। ज्वर क्यों हुआ? क्योंकि शरीर का मैकेनिज्म उसको डाइजेस्ट करना चाहता है, उष्मा पैदा करके। वो पानी जो होता है ठंडा है, उष्मा को प्रकट करके उसको बैलेंस करने, मैनेज करने का प्रयास करता है। तो हमारा संप्राप्ति बना कि नहीं बना? अब इसी संप्राप्ति के हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। चिकित्सा क्या करना है? पहले तो ज्वर की चिकित्सा करना है, उष्ण स्निग्ध वात समन करने वाली दवाइयां देनी है, क्योंकि उसका हेतु क्या है? रुक्ष शीत है। हेतु क्या है? हेतु से हमें गुण प्रकट तैयार करना है। क्या करना है? हेतु से गुण तैयार करना है। रोगी बोलती है दूध पीने से कोई दिक्कत नहीं, गरम गरम को दूध में, वो पता नहीं किसी ने उसको बोला होगा लहसुन और तेल को गरम करके दूध में डालो और वो पियो तो होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे उसको आराम मिलता है। इसका मतलब क्या है? उष्ण स्निग्ध से उसको अच्छा लग रहा है। दूध स्निग्ध है और तेल और लहसुन जो होता है गर्म है, तो उष्ण स्निग्ध। क्योंकि कोई भी चीजें आप दोगे तो शरीर में उस रूप से काम नहीं करता। जैसे जटामासी दे रहे हो तो जटामासी नाम से काम नहीं कर रहा है, जटामासी में जो गुण धर्म है वही शरीर के अंदर व्याप्त होकर के काम करता है। तो गाय का दूध है तो दूध इस नाम और रूप से अंदर काम नहीं करेगा, गुण से काम करेगा। तो दूध क्या है? स्निग्ध है। तेल और लहसुन क्या है? तीक्ष्ण उष्ण है। तो अंदर गया और उस वायु का उसने समन किया। कौन से वाला वायु? जो हृदय से उत्पन्न हो रहा है, प्राण वायु। दिक्कत कहाँ था? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वायु को वो मेंटेन करेगा तो उसको आसान। लेकिन जैसे ही वो एग खा रही है, तो एग क्या है? शीत रुक्ष है। शीत भी वायु को बढ़ा रहा है, रुक्ष तो बन गई जी हमारी संप्राप्ति। और हमें पता चल गया उपशय क्या है। अब हम उसको दवाई क्या देंगे? वात समन करने वाली दवाइयां देंगे, जो कि वो गुरु जी हाँ जी। इसमें तो चोट लगने के कारण बात रक्त भी हो सकता है, नहीं नहीं, चोट तो उसमें लगा ही नहीं ना, वो तो क्योंकि पानी में डूबा हुआ है। ऊपर से गिरा है ना। नहीं नहीं, गिरा नहीं है वो। खेलते हुए छोटी तो बच्ची, 2-3 साल की बच्ची, वो उधर चली गई जहाँ वो पानी का कोई उनका था, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना पानी स्टोर करते घर पे इधर नीचे। हाँ तालाब, छोटा तालाब। तालाब भी नहीं है वो, घर में स्विमिंग पूल सर। खाने वाली पानी रखते हैं ना घर पे, बहुत गहरा होता है। क्या बोलते हैं उसको? क्या क्या वो बोलते हैं? जो क्या भी वो बोलते बोलते हैं, हैं जो गुरुजी? मतलब घर के बाहर वाटर टैंक। पहले। वाटर टैंक। हाँ वाटर टैंक। वो वाटर टैंक के अंदर बच्ची को अंदर खेलते हुए चले गए। माँ माँ पता नहीं कहाँ रोटी बना रहे थे, जो भी थी। फिर बाद में देखा बच्चा, और वो भी तो बच्चा पानी में तैर रहा है, वो शरीर पूरा नीला हो गया। अब डॉक्टर उसको एपिलेप्सी की दवाई दे रहे, तो एपिलेप्सी का कोई कहीं लेना देना ही नहीं है उसमें। दौरा जरूर आ रहा है लेकिन उसी कारण से आ रहा है। तो आ रहा है आपको समझ में? हेतु देखना है, हेतु के गुण देखना है, उसी गुण से उपसय वहीं से पता चलेगा, उस गुण से उपसय पता चलेगा। यानी कि क्या चीज खाने से उसको, इसीलिए ना हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। क्या खाते हो? क्या खाने से अच्छा लगता है? क्या खाने से अच्छा नहीं लगता? कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं जब ये खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन मैंने ये खा लिया, जिस दिन मैंने पकौड़ा खाया, जिस दिन मैंने चाय पकौड़ा खा लिया, तो सर मेरे पेट में गैस बनता है, ये होता है। इसका मतलब अम्ल पित्त है भैया। उपसय पता चल रहा है ना? अनुपसय है ये, अनुपसय और उपसय बात होगी। तो पकोड़ा खाने से, कोई स्पाइसी चीजें खाने से, मिर्च मसालेदार चीजें खाने से उसको कुछ कुछ हो रहा है, तो सीधे या तो अम्ल पित्त है या रक्त पित्त है। अब उसको छाती में जलन हो रहा है, नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो परे की बातें हैं। वो प्रारंभिक अवस्था में कभी बनता है, कभी नहीं भी
अच्छा, मेरे जो लैपटॉप है ना, इसमें कब ये बैटरी खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता अपने उसमें। तो अभी हम बात कर रहे थे इंद्रिय स्थान के बारे में, तो समझ में आया आपको कैसे कैसे डायग्नोसिस करना है। चलिए हम जरा प्रसंग में आते हैं। अब देखिए जरा, ये गंधाधिकार में उसके शरीर का जो गंध है, उसके जैसे एकदम बैड स्मेल आना, या किसी का, मैंने एक बार अनुभव किया, किसी का उसके शरीर से ना एकदम पता नहीं कोई साबुन जैसी स्मेल आती थी, मतलब खुशबू ही कहूँ या स्मेल कहूँ जो भी है। तो लेकिन कुछ ऐसा उसमें से शरीर में आया था, फिर बाद में वो 1-1.5 साल के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो उसकी जो वो जो था ना, स्मेल जो था वो बहुत बेकार नहीं था, बहुत अच्छा था, अच्छा लगता था मुझे। लेकिन उसका शरीर से आ रहा है, शरीर की स्मेल ऐसी। तो गंध भी ये हमें बताता है कि उसकी अशुभ है या शुभ है। अब आ गया रसाधिकार में। रस विकृति में क्या होता है, जैसे विरस और रस, ये दोनों बातें होती है। जैसे सद्य मृत्यु, किसी की मृत्यु होने वाली है ना, तो उसके शरीर में मक्खी का बैठना या न बैठना, ये बातें होती है ना। विरस में क्या होता है, अगर रस में कोई विकृति ऐसी आई है और उसके परिणाम से मृत्यु होने वाला है, तो शरीर में बिल्कुल मक्खियां बैठती नहीं है। और कुछ ऐसा कंडीशन होता है, अगर रस के अधिक मात्रा में, यानी ये समझ लो कि अपतर्पण से होने वाली, किसी को अपतर्पण हो गया और उससे कोई व्याधि होना है, तो वहां पर शरीर में ऐसा समय आएगा, अगर उसका मृत्यु होना होगा तो उसके कुछ दिन कुछ महीने पहले से ही शरीर में बिल्कुल मक्खी तक बैठती नहीं है। और जिसका संतर्पण से कोई रोग हुआ है और उससे उसको मृत्यु होना है, तुरंत होना है, तो उसके शरीर में बहुत सारा मक्खियां आना शुरू होता है। तो ये संतर्पण और अपतर्पण वाली ये बातें, ठीक है। और दूसरे नंबर में हम एक चीज और देखते हैं, जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ हाथ लगाते हैं ना, जत्रुगंत्री बोलते हैं इसको। यहाँ पर जैसे हम थायराइड, ये जो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड में हम जब ऐसे करके उंगली लगाते हैं, तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ धप 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 करता है, ये जत्रो ग्रंथि, या इसको हम थायरॉक्सिन ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर मतलब देखो, किसी को भी थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो यहाँ से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। हमारे शरीर में जो 9 प्रकार के जो धमनी है, जो हृदय से उत्पन्न होता है, स्पेसिफिक जो धमनियाँ है, वो जैसे रेडियल आर्टरीज हो गया, या हमारे जो नीचे का मतलब कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से होते हुए गुजरता है, उनमें से एक धमनी ये भी है। अब इंद्रिय स्थान में ये लिखा हुआ है कि जिस आदमी की मृत्यु होने वाली है, उसके यहाँ हाथ या उंगलियां रखोगे तो उसका वहां पाल्पिटेशन होना ही बंद हो जाएगा, आपको वहां पाल्पिटेशन बंद हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर अभी आप लोग उंगली रखिए, थायरॉक्सिन ग्लैंड है ये, इस ग्लैंड से होते ऊपर की ओर जाता है, ये जो नाड़ी है ना, ऐसे करके इधर जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा उंगली रखोगे, मतलब ये वो स्थान है जहां अगर किसी का थायराइड चेक करना हो ना, 3 उंगली है ऐसे करके, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसके स्पाइक की क्वालिटी कैसा है। अगर आपको रिंग फिंगर में स्पाइक दिखता है और एकदम कफ जैसा स्पाइक है, मंद धीमा उसकी गति वैसी है, तो कफ वाला थायराइड है। और एकदम मिडिल फिंगर में लग रहा है बहुत शार्प उसकी स्पाइक है, तो पित्त वाला थायराइड है। और इंडेक्स फिंगर में लग रहा है, कभी कभी मिडिल फिंगर में भी लगता है, इरेगुलर स्पाइक हो रहा है, कभी तेज कभी मंदा ऐसा, तो ये वायु वाला थायराइड है, ऐसा करके बताते हैं। तो मेरे पास थायराइड के पेशेंट बहुत कम आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए मैं आपको उस लेवल में अभी नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर आते हैं ऐसे थायराइड के पेशेंट, तो एक बार चेंज कर भाई, इतना समझ लो कि मृत्यु सूचक जो है, किसी आदमी का मृत्यु होने वाला है, तो यहाँ ये जो ग्रंथि है ना, यहाँ स्पाइक आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी हमारा आ रहा है ना, इसका मतलब 1.5-2 साल तक हम अभी मरेंगे नहीं, पक्की बात है। यहाँ पर अपने अपने उंगली लगाओ। अब ये बताओ किस किस का नहीं आ रहा है। अब देखो दूसरे नंबर में स्पर्श, अभी हम स्पर्श की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्पर्श करने पर स्पाइक बिल्कुल ना आ जाए। शरीर में वह हिस्सा जहाँ बहुत गर्मी होता है, तो ज्यादा हमारा जो लंग्स वाला जो है, जहाँ लीवर के ऊपर उंगली रखते हो ना, तो ज्यादातर वहाँ गर्मी का एहसास होता है।
लीवर के ऊपर, लीवर के ऊपर उंगली 2-3 उंगली लगा हल्का सा प्रेस करोगे, प्रकृत शरीर होगा तो उष्मा की अनुभूति होगी, गर्मी की अनुभूति होगा। लेकिन अगर कोई आदमी की मृत्यु होने वाला होगा तो वहां उष्मा नहीं बल्कि विपरीत उसके ठंडी महसूस होनी शुरू होगी आपको। तो ये मृत्यु का सूचक है स्पर्श में। उसके बाद सर्वदा मृदु, जो हमारे शरीर का सबसे मृदु सबसे कोमल अंश कौन कौन सा है? एक तो ये है शायद, अब बताना जरा कौन कौन सा है। जो अत्यधिक कोमल हिस्सा है, जैसे स्त्रियों का ब्रेस्ट को छोड़ करके, जो अत्यधिक जैसे हमारा पेट हो गया, लेफ्ट राइट में जो पेट है, नरम होठ, 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 पोस्ट, कोष्ठ। मनोज जी के पास ये लिंक कैसे पहुंचा? अपने कैमरे को बंद करिए। चलिए, जो जी अभी किसी ने भेजा है मुझे। ऑडियो कैमरे बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। जो अत्याधिक मृदु स्थान है वो दारुण हो जाए यानी कठोर हो जाए, समझ लो ये भी मृत्यु सूचक अवस्था है। और जो सर्वदा श्लक्षण यानी जो चिकना एरिया है, स्निग्ध एरिया है, जैसे ये हमारा तालू हमेशा स्निग्ध होता है ना, तालू सबसे शरीर का ज्यादा चिकना एरिया क्या है? हमारा ये वाला भाग। और ये एकदम खरा हो जाए यानी ड्राई हो जाए, समझ लो मृत्यु सूचक है। दूसरे नंबर में चिकना हमारा लिप भी होता है, ओठ, ओठ भी एकदम ड्राई हो जाए तो यह भी भैया मृत्यु सूचक है। नेक्स्ट इसी अध्याय में अध्याय नंबर 3 की बात हो रही है अभी। एक बात है दांत, दांत जो है मल से लिप्त हो जाए एकदम, तो ये भी मृत्यु सूचक है। मृत्यु का मतलब क्या है? हम मृत्यु किसको मानते हैं? ऐसा नहीं कि कोई आदमी मर ही गया तो उसी को हम मृत्यु नहीं मानते। जो इंद्रियों का शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग इति आयु, शरीर इंद्रिय और मन। मनोज जी आप जरा अपने कैमरे को बंद करिए। आयु किसको बोलते हैं या जीवन किसको बोलते हैं? जिसके शरीर में शरीर इंद्रिय मन और आत्मा ये चार चीजों का आपसी तालमेल अच्छा है। सारे इंद्रिय प्रॉपर देख रहा है, आंख भी देख रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है प्रॉपर, कान से सुनाई दे रहा है, नाक से सूंघने में बहुत समर्थ है नाक, जीभ से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, कान से त्वचा जो है स्पर्श का अनुभूति करता है। ये हमारे इंद्रिय। आपके मन बड़ा प्रसन्न है, आत्मा आपका बड़ा प्रसन्न है, शरीर आपका बहुत शानदार है। तो ये सारे एक्टिविटी शरीर में होता है, जब तक होता है तब तक आपकी आयु है, तब तक आप जीवित हो। और जिस दिन ये सारी चीजें होना बंद हो जाए, समझ लो जीते जी भी हम मर रहे हैं, मृत्यु की ओर हम जा रहे। आंखों में चश्मा पड़ गया, कान में जो है वो मशीन पड़ गई, नाक में पता नहीं कुछ खुशबू नहीं आ रहा है, जीभ में कोई स्वाद ही नहीं पता नहीं चल रहा है, तो हम जी तो रहे, लेकिन जीते जी भी आयुर्वेद बोलता है कि भैया आप जी नहीं रहे हो, आप मृत्यु की ओर जा रहे हो। तो ये इस बात को इसी उसमें भी समझ लो। जैसे आयुर्वेद में क्या बोला है? जहां जिस व्यक्ति के मांस धातु में विकृति होती है, उसकी अग्नियां कमजोर हो जाती है, या डायबिटीज जैसी अवस्थाएं, प्रमेह जिन्हें हम बोलते हैं, उस अवस्था में भी कान में मैल आना, दांत में मैल आना, हमने पढ़ा था ना प्रमेह के पूर्व रूप में क्या पढ़ा था? दांत में मैल आना, दांत में एकदम सफेद सा पीला सा कीचड़ जैसा बनना, किसमें आता है? प्रमेह में के उसके पूर्व रूप अवस्था में आता है। तो ये सभी भी मृत्यु सूचक यानी रोग सूचक है, ऐसा समझना है। शरीर में माथे में ऐसे रगड़ोगे तो मल निकलता है। अब अगला बंदा कहता है कि मैं सुबह दिन में 3 बार नहाता हूँ फिर भी मैल हटता नहीं है। कहीं मालिश करने के लिए जाओ, बैठो, तो कहता है कि यार तुम्हारे क्या बात है, नहाते नहीं हो क्या? बहुत ज्यादा स्किन में से इतनी मिट्टी निकलती है, तुम्हारे स्किन में थोड़ा सा भी रगड़ो तो मिट्टी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर विकृतियां शुरू हो चुकी है, रोगों की ये दस्तखत है। रोग जो है तुम्हारे शरीर में आने को तैयार है, उत्पन्न होने को तैयार है। मृत्यु सूचक इसी का ही तो नाम है। मृत्यु जो है रोग का एक नाम भी मृत्यु है ही, है ना? तो ऐसा नहीं कि आप परलोक जाने वाले हो तो उसके पहले ये सारी चीजें होंगे, ऐसा भी नहीं है।
उसके बाद जो आदमी पक्ष में बोलते, तो जो आदमी मरने वाला होता है ना, मरने वाला आदमी के जो ये जो आई ब्रो है ये डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है। आई ब्रो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ये दोनों आई ब्रो आपस में जुड़ करके नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये तो बहुत डेंजर अवस्था है। इन सारी चीजों को देख करके हमें रोगी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजें। और उसके बाद आंखों के संदर्भ में देखें तो प्रकृतिहीन हो जाता है एकदम। देखो ना आप, जो बूढ़े आदमी होता है ना बहुत ज्यादा, उसकी आंखें देखो जरा, कितना मलिन दिखता है, अंदर से सफेद, पता नहीं कैसे कैसे। वो आंखों के बाहर एक तरह का अजीब सा परत दिखता है वृद्ध आदमी का। और जवान आदमी का एकदम बढ़िया लाइट दिखता है ना, आंखों में कितना चमक दिखती है। लेकिन वृद्ध आदमी में वैसे ही प्रकृतिहीन अगर आंख हो जाए, आंख अंदर की ओर धसा हुआ महसूस होना, ये अलग रोग में आता है। जैसे पांडु रोग है या पता नहीं कोई रोग है, जिस रोग में आंखें ऐसा लगता है कि अंदर से कोई बाहर की ओर प्रेस कर रहा है। आप गूगल में मेरे वेबसाइट में से लिखो आंखें अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि आंखें कोई अंदर से बाहर की ओर धक्का दे रहा है। तो ये क्या है? ये भी रोग का सूचक है। यानी कोई गंभीर रोग आपके शरीर में भैया तैयार होने वाला है। और अश्रुसाव हमेशा, कौन से रोग में आंखों से बार बार आंसू आता है और कीचड़ निकलता है आंखों में, बताओ? हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। कौन से रोग में है, कौन से धातु में है? मज्जा धातु में। मज्जा और शुक्र धातु में राजयक्ष्मा नाम का एक रोग है। उस रोग में, राजयक्ष्मा नाम का जो रोग है, उस रोग में हमेशा आंखों के एक साइड में कीचड़ जैसा बना रहता है। सुबह सुबह उठा या दिन भर भी लगा रहता था। व्यक्ति दुर्बल हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, बोलने में उसकी आवाज एकदम डिसबैलेंस हो रहा है, आवाज जो है बदल रहा है, और आंखों से कीचड़ आ रहा है, समझ लो शरीर राजयक्ष्मा की ओर जा रहा है। या आंखों के संदर्भ पल के हमेशा खुला या बंद रहना, ये सारी चीजें ये बात है। अब देखो जरा यहाँ पर, जो कोई भी, अब ये अध्याय नंबर 4 इंद्रियानिक, इंद्रिय स्थान अध्याय नंबर 4। यहाँ क्या लिखा है अभी आपने नहीं खोलना, बाद में आप इसको पढ़ लो। अभी मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। जो आदमी की मृत्यु 7 दिन के बाद होना है, आज उसके लक्षण क्या क्या स्पष्ट लिखा है। अब ये कैंसर जैसी अवस्था में, जहाँ डॉक्टर ने कहा 7 दिन में मरेगा, उसके आंखों से पता चलता है कि मरेगा या नहीं मरेगा। देखो क्या लिखा है। आकाश में कठोरता दिखे, उस आदमी को आकाश एकदम कठोर दिखता है। पृथ्वी में शून्यता दिखे, वायु मूर्तिमान दिखे। वायु क्या दिखे? मतलब जो महाभूत है उसका जो उसकी स्वरूप है उसके जस्ट विपरीत दिख रहा है। जैसे आकाश शून्य होता है लेकिन कठोर दिख रहा है, जैसे पृथ्वी तो एकदम कठोर होता है लेकिन वो शून्य दिख रहा है। जैसे वायु, वायु तो एकदम फैला हुआ है, दिखता ही नहीं है, लेकिन यहाँ वायु मूर्तिमान दिख रहा है। अग्नि, बिल्कुल अग्नि तो दिखता है ना रूप के प्रतीक है, लेकिन अग्नि उसको दिखता ही नहीं, आग उसको नहीं दिख रहा। और जो जल है, देखो महाभूतों की बात है ना, मतलब पृथ्वी आदि महाभूत में जो उसकी स्पेसिफिक जो गुण है, वो गुण उसको दिखता नहीं है, जबकि उसके विपरीत उसको दिख रहा है। जैसे जल है, जल एकदम स्वच्छंद है जल, लेकिन उसको उसमें जाल दिख रहा है। जिसे अग्नि प्रवाहीन नीली काली श्वेत दिखे, उसको भी मृत्यु 7 दिन में जाने। यानी जो अग्नि है उसको ऐसा लगता है कि उसमें कोई उष्मा है नहीं, गर्मी नहीं है। या तो अग्नि जो है जिस तरह से उसका कलर होता है, लाइट कलर अग्नि का, वो उसको या तो काला दिखे या सफेद दिखे या नीला नीला सा रंग का उसको अग्नि दिखे, समझ लो वो भी आदमी 7 दिन तक का ही मेहमान है। ऐसा ही सूर्य चंद्र आदि ये जो ग्रह है उसमें भी कभी उसको सूर्य ग्रहण दिखे, कभी चंद्र ग्रहण, जैसे उसको ऐसे भान होता है। शब्द विषय का अनिष्ट, बिल्कुल उसमें क्या होता है, शब्द बिल्कुल भी है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको कान में भुन 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 करके ऐसे आवाज आता है। गंध विषय, सुगंध तो आ रहा है लेकिन उसको उसमें से दुर्गंध महसूस हो रही है। रस का उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। त्वक विषय, ये सारी इंद्रियों की बातें हैं।
है ना। अब यहाँ पर अध्याय नंबर 5 पूर्व रूपीय। पूर्व रूपीय ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम कह रहे थे ना पूर्व रूप अवस्था, ये निदान पंचक में भी आता है। तो देखो जरा, किसी को बुखार है बहुत पुराना और उस किसी रोग में उसको बार बार बुखार आता है, क्या उसको कोई रोग है और उसमें बार बार बुखार आता है, तो यह भी अवस्था उस व्यक्ति के लिए सही नहीं है। जैसे हम एलोपैथ में बोलते हैं ना भाई, किसी का सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस तीनों, अगर मान लो सीआरपी लेवल बढ़ा है और प्लेटलेट बढ़ा है, तो ज़्यादातर ये कहाँ उसको लिम्फेटिक प्रॉब्लम होने जैसी अवस्थाओं में लेके जा रहा है, या उसको टीबी जैसी अवस्थाओं में लेके जा रहा है। ये थोड़ा एलोपैथिक जो डायग्नोसिस है उसको भी हमें थोड़ा सा जानना होता है। अब देखो किसी का ना सीआरपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो बहुत कम वो चांस होता है कि उसकी प्लेटलेट भी डाउन हो, हाई हो प्लेटलेट। तो अगर उसके प्लेटलेट भी बहुत बढ़ा हुआ है और सीआरपी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो और साथ में ईएसआर भी बढ़ा हो और उसको बुखार भी आ रहा है, समझ लो कि वो आदमी राज्यक्षमा की ओर चला गया, बुखार की ओर चला गया, उसको बचाना बहुत मुश्किल, या तो कैंसर की ओर चला गया। जो आदमी को कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है, या डॉक्टर ने कहा भैया आपको, जैसे किसी को कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, तो जाकर के ये 3-4 चीज़ें, उसको बुखार आता है क्या, सीआरपी लेवल कैसा है, प्लेटलेट कैसा है, ईएसआर कैसा है, ये 3 चीज़ें हमेशा हमें चेक करना है। ये तीनों इकट्ठे बढ़ा हुआ है, समझ लो कि ये कैंसर की ओर जा रहा है। अगर प्लेटलेट, सीआरपी तो बढ़ा है लेकिन प्लेटलेट बढ़ा नहीं है, तो भी हम उसको ज़्यादा नहीं मानेंगे, ठीक ठाक है। अभी बाद में प्लेटलेट बढ़ गया, सीआरपी बढ़ना, प्लेटलेट बढ़ना, ईएसआर बढ़ना और साथ में बुखार हो रहा, ये स्थिति बहुत डेंजर है। ऐसे ही राज्यक्षमा के संदर्भ में, राज्यक्षमा है किसी को, ट्यूबरकुलोसिस है और साथ में उसको बल ह्रास हो रहा है, उसके शरीर के एनर्जी, बल हम किसको मानते हैं बताइए, कल ही हमने पढ़ा है। बल परीक्षण का आधार बताओ, अगर आप भूल जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सर अग्नि, जठराग्नि। अग्नि, और उसका पहले नंबर अग्नि और दूसरा व्यायाम। हाँ जी सर। व्यायाम, व्यायाम का मतलब क्या है, वो आदमी एनर्जेटिक कितना है, एक्टिव है वो। कितना एक्टिव है, वो सारी चीजें हमें अग्नि की ओर लेके जाएगा। शरीर के बल वहां से डिसाइड होगा। बल अगर उसका कमजोर है, एनर्जेटिक नहीं है, उसके इंद्रिय शिथिल है, समझ लो उसकी अग्नि कमजोर है। इसका मतलब बल की हानि हो रहा है। जैसे वो बोलता है ना कि सर सुबह उठते ही मेरे को एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब, और उसको राज्यक्षमा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे ही उसको यक्षमा है यानी ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई राज्यक्षमा जैसी अवस्थाएं हैं और उसमें प्रतिशाय हो रहा है, बार बार साइनोसाइटिस बढ़ रहा है, राइनाइटिस बढ़ रहा है, स्त्री प्रसंग, वो हमेशा स्त्रियों के लिए सोचता है, सेक्स के लिए दौड़ता रहता है, उसकी कल्पना करता है, मांस खाने की उसको बड़ी इच्छा होती है, उसको बुखार बार बार आता रहता है। और बड़ी बात देखो, आयुर्वेद कितने महान ग्रंथ है, सपने में वो कुत्ता देखता है, कभी ऊंट देखता है, कभी वो गधे के ऊपर चढ़ के कहीं ना कहीं यात्रा करता हुआ सपने देखता है, और ज्यादातर गधे के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करता हुआ देखता है। सपने का भी बड़ा हिसाब किताब होता है, हाँ सपने से भी। लेकिन ये अनिष्ट आदि इन बातों को विचार करने के लिए होता है। भाई स्मशान घाट की ओर रोता हुआ जा रहा है, स्मशान घाट में हंसता हुआ बैठा हुआ है, भूत प्रेतों के साथ नंगा नाच रहा है, ये सारी बातें जो होता है गधे के ऊपर या भैंस के ऊपर, या अच्छा, मैंने आपको बताया था, मैं ना, मेरे को आज से 10-15 साल पहले सर्प मेरे पीछे पड़ा है, मैं भाग रहा हूँ आगे आगे, सपने में बड़े बड़े सर्प भग रहा हूँ, और सर्प जो है एकदम जैसे ही मेरे को काटने वाला होता है तो मैं मुख करके हनुमान जी की तरह ऊपर उड़ करके जाता था, और जब ऊपर आसमान में उड़ा तो इतना मजा आता था, उड़ करके ऐसे ऊपर जाता था। वो बिजली के तार होता था ना, तार के बीचों बीच ऐसा करके, वो क्या नाम है, वो आजकल मूवी आता है जो ऊपर ऊपर उड़ता है, सुपरमैन। स्पाइडर
स्पाइडरमैन, सुपरमैन। आसमान में सुपरमैन की तरह आसमान में कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, उसके महज 6 या 7 महीने के बाद मेरे को बवासीर हो गया। आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात। फिर मैंने चरक संहिता, फिर बाद में हम चरक संहिता पढ़ाने लगे, पढ़ने लगे, नोट करने लगे, याद करने लगे। तो भैया सपने में आसमान में ऐसे उड़ना, सर्प तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तो ये मंदाग्नि का सूचक है, मंदाग्नि का सूचक है, इंडाइजेशन का सूचक। जिसको भी इंडाइजेशन है, उदावर्त है, मंदाग्नि है, जिसको प्रमेह होने वाला है, बवासीर होने वाला है, उसको कुछ लोग ये सपने में चीजें उसको जरूर दिखेगा। जिस किसी को भी हो उसको दिखेगा ही दिखेगा। मंदाग्नि के ऊपर ये सपने जरूर दिखेगा। काल सर्प योग होगा तो भी दिखेगा ना। चलो काल सर्प योग में तो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन इसमें तो जरूर दिखेगा। सर जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गई थी, उसके 1 साल बाद मुझे भी ऐसे सर बहुत दिखाई देता था। सपने में, हाँ यही तो बात है ना। देखो, लेकिन एलोपैथ वाले इसको नहीं मानते। ये क्या है, पूर्व सूचक है ये सारे। और रक्तपित्त नाम का जो रोग है, उसमें आकाश रक्त वर्ण का दिखता है। मतलब रक्तपित्त है और आकाश जो है आपका रक्त वर्ण का दिख रहा है, समझ लो अब आपके मृत्यु नजदीक आने वाली है। रक्तपित्त में स्वप्न में रक्तमाला, रक्त के माला वस्त्र पहनकर स्त्री के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाना, ऐसे सपने भी ये चरक में लिखा हुआ है, रक्तपित्त जैसी अवस्थाओं की मृत्यु का सूचक है। ऐसे ही गुल्म नाम का जो रोग है, यह अध्याय नंबर 5 में लिखा हुआ है, मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा। अभी जो सपने में सर्प वाली जो कहानी बताया, ये अर्स के प्रकरण में आएगा, यहाँ जरूर नहीं है, लेकिन वो अर्स में आएगा, और मंदाग्नि अर्स में आएगा। और लेकिन वो मैं तो भुक्तभोगी हूँ, और मैंने बहुत सारे रोग में डायग्नोसिस भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ऐसे सपने आता है। और जिनको भी आप बोलो ना कि भैया सपने में ऐसा सर्प दिखना, ये ऐसा, तो उसको जरूर मंदाग्नि का शिकायत उसमें है। जो कुष्ठ रोग है, अगर उसको नॉन हीलिंग अल्सर हो गया तो कुष्ठ रोगियों को बचना बहुत मुश्किल होता है। और कुष्ठ रोग में देखो क्या लिखा है, स्वप्न, सपने जो है नग्न, घृत लेप, नग्न होता हुआ बैठना या घूमना। अब आप देखो पार्क में घूम रहे हो और आप एकदम कपड़े वस्त्रहीन होकर के पार्क में आप घूम रहे हो, तो ये जो है संभव है कुष्ठ रोग में। घृत लेप, आप अपने शरीर में घी से लेप कर रहे हो, बिना ज्वाला की अग्नि में आप हवन कर रहे हो, आग तो है नहीं और आप हवन किए जा रहे हो। छाती पर कमल उग रहा है, छाती पर कमल उग रहा है सपने में, तो ये कुष्ठ रोगी हो आप और छाती में कमल उग रहा है, अकेले बगैर ज्वाला की अग्नि में आप हवन कर रहे हो सपने में, सपने में घृत का लेप कर रहे हो, सपने में नग्न आप घूम रहे हो, तो ये कुष्ठ रोग अगर है तो ये आपके लिए अरिष्ट है, अरिष्ट सूचक है। ऐसा ही प्रमेह नाम का जो रोग है, उसमें मक्खियां शरीर पर बैठता है। ये स्वप्न की बात नहीं है, ये हकीकत में आपके शरीर में बहुत ज्यादा हमेशा बार बार मक्खियां आता है। प्रमेह में स्वप्न में चांडालों के साथ स्नेह पीना, चांडाल आपके आसपास बैठे और आप जाम छिड़के जा रहे हो उसके साथ है, तो ये जो है प्रमेह है। दिन में सब आपके शरीर में मक्खियां बना रही है ज्यादा से ज्यादा, अड़ोस पड़ोस में किसी का नहीं जा रहा, और आप कभी आपने ये ख्याल किए हो कि नहीं, आसपास में तो किसी को ही नहीं है और सारे मक्खियां आपके ऊपर आ रहा है। सर मुझे मच्छर काटते हैं, मच्छर, हैं? मतलब किसी को मच्छर नहीं काटते हैं और मैं बैठा रहूंगा बीच में से मुझे ही मच्छर काटेंगे। मच्छर, मच्छर, मॉस्किटो। अच्छा, मच्छर, आपका खून ज्यादा मीठा होगा इसलिए मच्छर आ रहा होगा। तो ये ऐसा भी लगा आप है गुरुजी, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना वो ज्यादा काटते हैं, मुझको भी काटते हैं। तो प्रमेह में ये है मक्खियां ज्यादा आती है शरीर में, और सपने में ऐसा है। ऐसा ही उन्माद में क्या होता है, मूर्छा, सर्वदा ध्यान अवस्थित। आप किसी को, कोई पागल है और वो एकदम हमेशा ध्यान में मग्न रहना, ये भी, और बार बार उसको बेहोशी हो रहा है,
उन्माद जैसी अवस्था में तो ये भी नहीं। सपने में राक्षसों के साथ नाचना, जल में डूबना, सपने में पानी में डूब रहा है और उसको उन्माद है, तो यह भी अवस्था अच्छा नहीं है। ऐसे अपस्मार नामक जो रोग है, उस रोग में अंधकार और शब्द का समय ज्ञान न होना, अंधकार का कोई पता ही नहीं चल रहा, शब्द का कान से पता ही नहीं चल रहा है, और सपने में नाचना, प्रेत सिर को नीचे करके ले जाना, उसका जो प्रेत है ना, जैसे बोले जैसे शिव जी, प्रेत का जो मुंडी है सिर पकड़ करके ऐसे करके सपने में लेके जा रहे हो, बाहुबली बने कटप्पा कटप्पा की तरह आप सपने में लेके जा रहे हो तो फिर काम खराब है। तो ये सारी चीजें हैं। ये 5वें अध्याय हो गया। अब आ गई 6ठे अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी हमारा टाइम हो गया है ना, तो आज हम इतने देखेंगे, कल परसों हम लोग 6ठे अध्याय में। नहीं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये अब 6ठे अध्याय से तो लगभग वही है, कुछ अरिष्ट है, अरिष्ट वाला जैसे गंभीर हिक्का, रक्तज अतिसार है और गंभीर हिक्का है, रक्तज अतिसार है और बार बार हिचकी आ रही है, तो समझ लो आदमी जाने वाला है। तो ऐसे करके हमने मरे हुए इंसान को बार बार सपने में देखना। हाँ, तो ये सारी चीजें ना देखो अलग अलग स्थानों में इसके बारे में चर्चाएं होती है। तो ये बहुत इंद्रिय स्थान इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग इसके मर्म को नहीं समझते है ना, उसके भाव को नहीं समझते, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है। भाव समझ में आ जाए तो पढ़ने में भी मजा आता है सारी चीजें। इसे का था हमारे इधर, उसने 1 महीने पहले मतलब मरे इंसान को बहुत देख रहा था, तो मैंने उसको, मेरे को कहा मेरे को कुछ गुरु को नाम स्मरण कर, लेकिन थोड़ा सा दबा देने के बाद 2 दिन बाद वो मर गया। तो बात उसका बीमार बहुत था। तो इसमें मतलब मेरे को यही याद आता, मतलब किसी का सपना सुने मरा हो इंसान को, उसको बुला नहीं आता था, मतलब उसका फ्रेंड है